नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। समाजवादी पार्टी में जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। बीच बचाव के कई दौर खत्म हो गए, मुलायम की कोशिशें हो गई, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश शिवपाल सिंह यादव में झगड़ा सुलझ नहीं रहा है। बातचीत करने के सिलसिले में शिवपाल यादव लखनऊ में अखिलेश के घर गए, लेकिन उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। अखिलेश ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। करीब करीब बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ा, लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिले नहीं। इससे पहले आधे घंटे की बैठक हुई थी जब मुलायम सिंह यादव ये कोशिश कर रहे थे कि बीच बचाव हो सके, लेकिन नतीजा अगर निकलता तो शायद यह मुलाकात भी होती। मुलायम सिंह यादव के परिवार में बिछा महत्वाकांक्षाओं का बारूद अब फट चुका है और इसके साथ ही दिल की जो बातें हैं वो जुबान पर आ रही हैं। इसकी भी परवाह नहीं की जा रही है कि रिश्ते में कौन किसका क्या लगता है, क्योंकि सबने अपने मोह के धागे उस पावर सेंटर से जोड़ लिए हैं जहां से हर कोई पार्टी के अंदर अपनी बात चलाना चाहता है। समाजवादी पार्टी में न पिता, न भाई, न भैया, जीतेगा वही जो इस जंग में सबसे बड़ा लड़ैया बनेगा। ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं। यहाँ जीतेगा वही जो हार नहीं मानेगा, यहाँ जीतेगा वही जो चुप होकर नहीं बैठेगा, यहाँ जीतेगा वही जो सबसे बड़ा लड़ैया बनेगा। और वो कौन होगा? मुलायम सिंह यादव जो पुराने लड़ैया हैं, शिवपाल यादव जो मुलायम के पुराने सेनापति हैं, या अखिलेश यादव जो नए नए लड़ैया बने हैं। सैकई में हुआ था और मुझे याद है ऐसा काम किसने किया, मुझे याद है। मंच पर विधायकों के सामने चाचा भतीजे की कैमरे पर भिड़ंत, ये परिवारवाद की राजनीति में ही अनोखा है। लेकिन मुलायम परिवार में दीवार कितनी चौड़ी और कितनी बड़ी हो चुकी है, यह आज अखिलेश और शिवपाल की भिड़ंत से पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लिखवाया। और ये आशु मलिक का देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा। विधायकों की मीटिंग में भाई की तरफदारी और बेटे को फटकार के बाद मुलायम ने दोनों को गले मिलने के लिए कहा, लेकिन गले मिलकर दोनों धक्का मुक्की पर उतर गए। सुलह हो जाएगी ये मुश्किल दिख रहा है। अगर सुलह हो भी गई तो ज्यादा दिन चलेगी ये कहना भी मुश्किल है। देखिए, जो चुनाव लड़ने वाले हैं सो अखिलेश के ही पास हैं, इनके पास कोई उम्मीदवार भी नहीं। चयन का जिम्मा तो अभी शिवपाल यादव के पास चला जाएगा। वो चयन का जिम्मा जब जाएगा तब आप देखिएगा क्या रिएक्शन पब्लिक में होता है। कुछ नहीं होगा, जो चाहेंगे अखिलेश भाई हो। आप उनसे बिल्कुल नहीं मिले? जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं मैं बिल्कुल नहीं मिलूं। समाजवादी पार्टी में चाचा और भतीजे के बीच सुलह के लिए बना ये मंच आज महाभारत में तब्दील हो गया। आज मुलायम सिंह यादव के लिए खासतौर पर यह मंच बनाया गया था जहां पर मुलायम सिंह क्या बोलते हैं इस पर सबकी नजरें थी और लगभग एक सुलह की तरफ बढ़ भी रहा था ये मामला की। लेकिन आखिर होते होते ये मंच पूरी तरीके से महाभारत में तब्दील हो गया। ये जो पोडियम बना है इस पर माइक की छीना झपटी हुई, एक दूसरे को धक्का दिया गया। आज मुलायम परिवार में दिल की बातें सबके सामने जुबान पर लाने में कोई हिचका नहीं। अखिलेश ने कहा कि मेरे पिता मेरे लिए गुरु हैं, आपके आशीर्वाद से ही सीएम बना। शिवपाल ने कहा सीएम ने कहा था नई पार्टी बनाऊंगा, गठबंधन करके चुनाव लड़ूंगा। अखिलेश ने कहा कि मैं नई पार्टी क्यों बनाऊंगा, कुछ लोग गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। शिवपाल ने कहा कि बच्चे की कसम खाकर और हाथ में गंगा जल लेकर कहता हूं कि अखिलेश ने नई पार्टी बनाने की बात कही थी। अखिलेश ने कहा मैंने पूरा समय जनता के लिए दिया, चुनाव में टिकट मैं ही बांटूंगा। शिवपाल ने कहा कि मुलायम के साथ बचपन से काम किया, हर वक्त में नेताजी के संघर्ष में साथ था। अखिलेश ने कहा कि अमर सिंह साजिश कर रहे हैं। राम गोपाल ने नहीं कहा था कि शिवपाल को हटाओ। शिवपाल ने कहा कि दलाली करने वाले बर्दाश्त नहीं, तुम लोग अमर सिंह के पैरों की धूल भी नहीं हो। मैं जब मिलने गया था, अभी मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे मुझसे उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से
मिल के चुनाव लड़ूंगा। मैं कसम करके कहता हूँ, मुझसे कहा था अरे आप हटाना चाहो मुझे हटा दो, लेकिन अमर सिंह बताइए कहाँ से अपने घर से टाइपराइटर मंगा रहा था, कहता था चिट्ठी करने में देर हो रही है, लेकिन अमर सिंह ने आज के जमाने में ट्वीट होता है, रीट्वीट होता है, आप उनके अकाउंट से पता कर लो। उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा, तो कह रहे थे नवंबर में अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री। ये अमर सिंह कह रहे हैं। इस महाभारत में मुलायम सिंह यादव ने भाई शिवपाल का साथ दिया, बेटे अखिलेश को फटकार लगाई, लेकिन अखिलेश पर फैसला कुछ नहीं हुआ। मीटिंग के बाद दोनों गुट अपने समर्थकों के साथ बैठक में लगे रहे। शिवपाल ने अखिलेश के समर्थक 10 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। एक दूसरे के समर्थक विधायक और कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। नारेबाजी और कार्यकर्ताओं में मारपीट तो सबने देखी और सुनी। विधायकों के बीच भी भिड़ंत हो गई। सवाल यही है कि इस खुली लड़ाई में अखिलेश यादव अब क्या करेंगे। जिस तरह से मुलायम ने आज अखिलेश को उनकी हैसियत याद दिलाई, जिस तरह से शिवपाल ने अखिलेश को अपनी ताकत का एहसास दिलाया, उसमें क्या अब भी अखिलेश के लिए पार्टी में बड़ी हैसियत वाली कोई जगह बची है या बच पाएगी? इतना तो तय है कि अब रिश्तों के धागे पावर सेंटर बनने की चाह में टूट चुके हैं। इस फैमिली ड्रामे का अंत किसी को नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी महाभारत से ठीक पहले समाजवादी महाभारत के फैसले पर सबकी नजर टिक गई है। 2 महीने के भीतर दूसरी बार अपने चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमर सिंह शिवपाल के कंधे पर रखकर ही बंदूक चला रहे हैं। उसके कुछ ही घंटों बाद रामगोपाल को पार्टी से बाहर करवाकर शिवपाल ने यह दिखा दिया कि मुलायम सिंह बेटे से ज्यादा भाई की सुनते हैं। शिवपाल और अखिलेश अपनी अपनी चाल चल चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मुलायम सिंह यादव कल क्या करते हैं। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। समाजवादी पार्टी में 2 गुट सामने हैं। परिवार की लड़ाई साफ है। कल रामगोपाल यादव को बर्खास्त करवाकर शिवपाल ने अखिलेश से बदला लिया था। पार्टी से निकाले जाने के बाद पहली बार रामगोपाल यादव कैमरे के सामने आए। रामगोपाल भी हार मानने को तैयार नहीं है। आज तक संवाददाता साहिल जोशी ने रामगोपाल से खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी के भीतर जो समस्या है वो अभी भी सुलझाने का नाम नहीं ले रही है। आज दिन भर उसको लेकर काफी मीटिंग्स रही और लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल शायद नहीं निकल पाया। हमारे साथ रामगोपाल यादव है, जिनको पार्टी से हाल ही में मुलायम सिंह यादव पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने निष्कासित किया है। रामगोपाल जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपके निष्कासन को लेकर। आपने चिट्ठी लिखी और आपको निष्कासित कर दिया गया। माना जाता है कि चिट्ठी तब लिखी जाती है तब आपसी संवाद खत्म हो जाए, आपसी बातचीत खत्म हो जाए, तब आदमी चिट्ठी के जरिए बात करता है। नहीं, आपसी संवाद वाली बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आदमी सीधे न कह सकता है और न सामने वाला सुनना चाहता है असलियत को। और जब ये स्थिति हो जाए कि असलियत को कोई सुनने को तैयार न हो, तब लिख के बात इसलिए कही जाती है ताकि सनद रहे कि ये बात उनसे पहले बताई गई थी कि आप ये गलती कर रहे हैं। नेताजी गलती कर रहे थे और बात सुनने को तैयार रूप से। और वो आज भी किसी जितने लोग मध्यस्थता करने गए उनसे कितनी बात सुनी? किसी की बात नहीं सुनी। वो किसी की बात नहीं सुनते। वो 3 घंटा आपको बैठा लेंगे और अपनी बात कहेंगे और अपनी पुरानी इतिहास बताने लगेंगे। मैं फलां गांव में गया था, फलां आदमी था, उसके बाद मैं फलां जगह ढाबे में बैठा था, फलां गांव में सोया था। ये बात कहते रहते, कभी कोई बात नहीं करते पार्टी के बारे में। अचानक कैसे शुरू हुआ? अमर सिंह पार्टी में आए, उसके बाद चीजें बदली है, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा है कि वो दलाल है। उन्होंने कहा जो बिल्कुल सही कहा है। ये पार्टी को नुकसान करने के लिए उन्होंने तो प्रतिज्ञा करके आए थे कि मैं इस पार्टी को तोड़ूंगा, परिवार में विघटन कराऊंगा। और नेताजी के सामने कहा था, तब भी अगर नेताजी को नहीं दिखाई पड़ता है तो अलग बात है। लेकिन शिवपाल जी इसमें कैसे आ गए? वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अलग पार्टी बनाने की कोशिश चल रही थी, बीजेपी के साथ संपर्क। जो उत्तर प्रदेश के लोग शिवपाल को जानते हैं, वो शिवपाल की इन बातों में कभी न भरोसा करेंगे न मानते हैं। मतलब उनको मान ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं, वो जानते ही सब झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अखिलेश यादव से मुलायम के मुंह के धागे क्यों टूट गए, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने आज अखिलेश को उनकी हैसियत बता दी। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव को इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना चाहिए? अखिलेश के राजनीतिक सफर का सबसे निर्णायक मोड़ है ये।
तो जुड़े जाओगे तो पता चल जाएगा, और निश्चय ये पता चल जाएगा एक झूठ अफूसी का था हमारे घर का, क्या अफूसी के अलावा कोई धंधा है क्या? आज मुलायम सिंह यादव ने विधायकों की भरी सभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उनकी हैसियत तक याद दिला दी। अमर सिंह के एहसान बताए, शिवपाल की मेहनत बताई, अमर सिंह को भाई बताया, शिवपाल के लिए कहा कि उन्हें वो छोड़ नहीं सकते। केवल गाली देने से नहीं हुआ, हमें क्या मेरे भाई है, अमर सिंह के जब यही कह दिया भाई तो हम मदद करेंगे और बचाएंगे, और सच है हमें अमर सिंह बचाए थे तो नहीं जानता, हमें एक हाथ में चलिया कोई घाने नहीं चाहते, अच्छा काम नहीं करते थे, कोई बार में सकता मैंने जीवा है, एक बार में सत्ता कोई तो भाग के मैंने सत्ता को छीन लिया। मुलायम शिवपाल और अमर सिंह के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। अखिलेश अमर सिंह को नहीं चाहते और अपने सामने चाचा शिवपाल की चलने नहीं देना चाहते। सवाल यही है कि अखिलेश के रास्ते अब हैं क्या? आज मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, कौन जनता देख रही है, बर्दाश्त नहीं करेगी। 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। अखिलेश का सियासी सफर इस मोड़ पर आएगा, ये मुलायम सिंह यादव ने भी नहीं सोचा था, जिन्होंने खुद अखिलेश को अपनी विरासत सौंपी थी और बिना किसी विवाद के अखिलेश मुलायम परिवार के सबसे चमकदार राजनीतिक चेहरे बन गए। अखिलेश की पढ़ाई लिखाई राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से अखिलेश ने सिविल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी भी गए थे। 1999 में अखिलेश की शादी डिंपल यादव से हो गई थी और शादी के बाद वो राजनीति में आ गए। वर्ष 2000 में अखिलेश ने कन्नौज लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता और पहली बार सांसद बने। 2004 और 2009 में वो कन्नौज से लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। 2012 के चुनाव में अखिलेश की समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर बड़ी तारीफ की गई। चुनाव जीतने पर अखिलेश को सीएम बनाया गया और वो 38 वर्ष की उम्र में देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्हें मुलायम सिंह ने 2012 में सीएम की कुर्सी दी। शायद मुलायम पीएम की कुर्सी की तरफ देख रहे थे, लेकिन 2012 से 2014 तक सब कुछ बदल गया। जिस पार्टी ने 2012 का यूपी चुनाव जीता, वो 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 सीट ही पा सकी, और वो भी 5 सीट सिर्फ मुलायम परिवार की थी। मैनपुरी और आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव जीते थे। कन्नौज से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव चुनाव जीती थी। फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव जीते थे। बदायूं से मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 29% से गिरकर 22% हो गया था। मुलायम का पीएम बनने वाला सपना एक बार फिर टूट गया था। अखिलेश यादव का राजनीतिक सफर अब सबसे निर्णायक मोड़ पर है। अगर वो पार्टी में कंट्रोल के लिए अपने चाचा और पिता से भिड़ने की हिम्मत कर सकते हैं, तो सीएम पद की कुर्सी दांव पर लगाना उनके लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अखिलेश अपने पिता और चाचा से हैसियत वाली बातें सुनकर भी कुर्सी पर बने रहने को मजबूर रहेंगे? कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में चल रहे फैमिली ड्रामे के बीच उत्तर प्रदेश का हाल देखना भी जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को चलाना एक देश को चलाने के बराबर है। अगर यूपी एक देश होता तो आबादी के हिसाब से यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। दुनिया में आबादी के हिसाब से चीन, भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता। उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़ है, जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी कुल आबादी से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की आबादी दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील की आबादी से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की आबादी यूरोप के 3 सबसे बड़े देश जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस की कुल आबादी के बराबर है। अगर यूपी एक देश होता तो जमीन के हिसाब से यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश होता। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश यूरोप में ब्रिटेन के क्षेत्रफल के बराबर है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के क्षेत्रफल से भी बड़ा उत्तर प्रदेश का इलाका है। लेकिन उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, यह भी हम आपको बता देते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 32वें नंबर पर है। यूपी में प्रति व्यक्ति आय $793 है, जो भारत की प्रति व्यक्ति आय
$1,626 की करीब करीब आधी है। यूपी में भारत के करीब 16% लोग रहते हैं, लेकिन देश के जीडीपी में यूपी का योगदान सिर्फ 8% है। मानव विकास के मामले में यूपी देश में बिहार के बाद सबसे पिछड़ा राज्य है। यहां तक कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, घाना, हॉन्डुरस जैसे देश भी मानव विकास में यूपी से आगे हैं। 2011-12 में रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में करीब 40% आबादी यानी करीब 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में हर 4 में से 1 व्यक्ति स्लम एरिया में रहता है। उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा 18% वो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। 2011 के सेंसस के मुताबिक साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में 29वें नंबर पर है। आबादी बढ़ाने की दर के मामले में यूपी बिहार के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में औसतन हर दंपत्ति के कम से कम 3 बच्चे हैं। असम के बाद देश में यूपी ऐसा राज्य है जहां प्रसव के वक्त नवजात मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है। करीब 42% महिलाओं का प्रसव आज भी अस्पतालों में नहीं बल्कि घरों में होता है। देश में टाइफॉइड से 48% मौतें, कैंसर से 17% मौतें और टीबी से 18% मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में होती हैं। यूपी की चुनावी पिक्चर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धमाकेदार डायलॉग्स के साथ एंट्री की है। बुंदेलखंड के महोबा में पीएम मोदी ने मुलायम परिवार के सीरियल ड्रामे और मायावती पर अपने खास अंदाज में वार किया। एक तरफ वो लोग हैं जिनको परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको किसी भी प्रकार से गद्दी पर पहुंच जाना है, कुर्सी पकड़नी है। भाइयों बहनों, एक तरफ परिवार बचाने की चिंता है, दूसरी तरफ कुर्सी पाने की चिंता है, तीसरे हम हैं जिन्हें सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाने की चिंता है, उत्तर प्रदेश बनाने की चिंता है। अब तक उत्तर प्रदेश से जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जितना काम उत्तर प्रदेश से लिए किया है, मैं अकेला उन सबसे ज्यादा करना चाहता हूं। मुझे ऐसी सरकार दो, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं भाई। मुझे आपके लिए कुछ करके जाना है। भाइयों बहनों, मैं कर्ज चुकाने आया हूं। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया जैसे देशों के बराबर आबादी है। हमने आपको दिखाया ये, लेकिन यूपी का हाल बहुत बुरा है, या कहें पाकिस्तान से भी गया गुजरा है हाल उत्तर प्रदेश का है। यूपी की आबादी 21 करोड़ है, पाकिस्तान की 20 करोड़, ब्राजील की 20 करोड़, नाइजीरिया की 19 करोड़। यूपी की प्रति व्यक्ति आय $793 है, जबकि पाकिस्तान की इससे दोगुनी, ब्राजील की इससे करीब 10 गुनी और नाइजीरिया में की प्रति व्यक्ति आय करीब 4 गुनी। यूपी की साक्षरता दर 56% है, जो पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया जैसे देशों से कम है। यूपी में प्रति 1000 बच्चों के जन्म पर 68 बच्चे दम तोड़ देते हैं, जबकि पाकिस्तान में यही आंकड़ा 40 का है। ब्राजील में 18 और नाइजीरिया में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म में 32 है। यूपी में 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, पाकिस्तान में 30%, ब्राजील में 19%, नाइजीरिया में 60% आबादी गरीब है। खबरदार में अब हम सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत का विश्लेषण करेंगे। पाकिस्तान ने दिवाली से ठीक पहले सरहद पर फायरिंग की रफ्तार बढ़ा दी। पाकिस्तानी फायरिंग की चपेट में 2 जवान जान गंवा चुके हैं। 8 साल का एक बच्चा भी पाकिस्तानी रेंजर की गोली का शिकार हो गया। ऐसा लग रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान त्योहारों के सीजन में सीमा पर तबाही मचाना चाहता है।
शहादत की एक नई कहानी है जो कायर पाकिस्तान ने लिखी है। दिवाली से पहले एक घर के चिराग को पाकिस्तान ने चिता बना दिया। बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह शहीद हो गए। आरएसपुरा सेक्टर के राथाना गांव की दिवाली काली हो गई, लेकिन गुरनाम के पिता की हिम्मत कम नहीं हुई है। कह रहे हैं जरूरी हुआ तो देश के लिए अपने दूसरे बेटे को कुर्बान करने से नहीं चूकेंगे। सभी इनके जवान यही कहते कि लड़ाई और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता था, ये इतना काम करता था। तो कोई रक्षा के लिए मैं दूसरा बच्चा भी यही मैं अपील कर रही हूँ बीएसएफ के साथ, मेरा बच्चा दूसरा भी ले जाओ। अच्छा। मैं भी ये आज बात करी है, मंत्री से भी बात करी है, सभी इनसे भी बात कर रही हूँ कि मैं बच्चा दूसरा भी मैं बीएसएफ में भर्ती करवाना है, क्यों मैं भर्ती करवाऊंगा। 21 अक्टूबर की रात हीरानगर के बोविया में गुरनाम को पाकिस्तानी रेंजर्स की गोली लगी थी। गंभीर रूप से जख्मी गुरनाम को अस्पताल लाया गया, लेकिन जिंदगी लौट कर न आ सकी। गुरनाम का पार्थिव शरीर आज उनके गांव लाया गया। ताबूत से शहीद का शव बाहर आया तो पूरा गांव शोक से सराबोर हो गया। गुरनाम को सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। बीएसएफ के जवानों ने अपने साथी को आखिरी सलाम कहा तो परिजनों ने धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। पाकिस्तान नवाज शरीफ, राहल शरीफ। एक जवान को अलविदा कह दिया गया तो दूसरे जवान की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है। ये जवान सुशील कुमार का पार्थिव शरीर है, जिसे बीएसएफ ने सम्मान के साथ विदा किया। पाकिस्तानी फायरिंग में जान गंवा चुके सुशील के पार्थिव शरीर का हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंतजार हो रहा है। परिवार वालों के लिए ये वक्त कितना भयावह है, इसका एहसास आपको परिजनों की चीख से हो जाएगा। ग्यारह बजे बात हुई थी। तो क्या बताया उन्होंने? तब तो कह रहे थे ठीक ठाक, वो भी मैं ड्यूटी पे 12 बजे तक ड्यूटी खत्म हो जाएगी। कह रहे थे वो आराम कर ले, मैं भी आराम कर लेता हूँ। उसके बाद हम 3 जने कह रहे ड्यूटी के आसपास में बार बार यूँ दे रही है ड्यूटी। उसके बाद उन्होंने मम्मी से बात करी 11:30 बजे। हाँ जी 11:30 बजे फिर उन्होंने मम्मी से बात की, कितनी देर में मम्मी के साथ बात करी। उसके बाद फिर मैंने 12 बजे मैं क्यों ड्यूटी खत्म होगी, मैं फिर फोन लगा के फिर बात कर लूँगा। तो गोलियाँ चल रही थी, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी अच्छी तरह से। मैं क्या एक बार फिर बात करने थी, मेरे को नींद उसके बाद नींद ही नहीं आई। मैं गया फिर गल हो गई। पाकिस्तान बुज़दिली की सारी हदें तोड़ देने पर आमादा है। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान सीज फायर का अंधाधुंध उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने एक साथ 24 पोस्ट पर फायरिंग शुरू कर दी है। 3 दिनों में बीएसएफ के 2 जवानों की पाकिस्तानी सीमा से हो रही फायरिंग में मौत हो गई। पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलियों का शिकार 8 साल का एक बच्चा भी हुआ है। अखनूर के कानाचक में बच्चे की मौत हो गई। 2 जवानों की शहादत के बाद बीएसएफ ने अपने जवानों को करारा जवाब देने को कह दिया है। एक ही कैंपस में लगातार 2 जवानों को कंधा देते हुए हमें बड़ा दुख है, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम पाकिस्तान की इस एक्शन का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हवलदार सुशील कुमार को श्रद्धांजलि देने के बाद डीजी बीएसएफ ने कमांडरों को साफ आदेश दिए हैं कि अगर पाकिस्तान ने इस तरफ देखने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। सीमा के हालात पर केंद्र की भी नजर है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजी से बात की है। पाकिस्तान को दिवाली काली करने की आजादी
नहीं दी जाएगी। अश्विनी कुमार, आरएसपुरा सेक्टर, जम्मू, आज तक। खबरदार में अब हम उस एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर एरिया में अंजाम दिया गया, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने 21 नक्सलियों को मार गिराया। इसे हाल के दिनों का सबसे बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है। यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। मलकानगिरी के जंगलों में मार गिराए गए इन नक्सलियों में शीर्ष कमांडर और उसका बेटा भी है। यह एनकाउंटर करीब 1 घंटे चला, जिसकी कमान ग्रे हाउंड्स के जिम्मे थी। ग्रे हाउंड्स माओवादियों का सफाया करने वाली स्पेशल फोर्स है, जिसके 2 कांस्टेबल भी इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।